यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में पार्टिसिपेट कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स, यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 को टारगेट करने वाली क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आप लोगों ने यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में बैठने का फैसला किया है। इस चुनौती को स्वीकार किया है। आप इस इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं। इस बात की आप सबको बहुत बहुत बधाई। आइए फ्रेंड्स, अब आगे बात करते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 की बात करें फ्रेंड्स, जीएस पेपर की, तो अगर आपको इसको क्वालिफाई करना है तो बहुत ज़रूरी है कि जो पिछला प्रीलिम्स हुआ था उसके पेपर की बहुत अच्छी समझ, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपके पास हो, क्योंकि यूपीएससी ने क्वेश्चंस के पैटर्न को पूरी तरीके से बदल दिया है। अब पावर ऑफ एलिमिनेशन काम नहीं आता और अब आपको सारे स्टेटमेंट की समझ होनी चाहिए, क्योंकि ऑप्शंस उसी तरीके से डिज़ाइन किए जा रहे हैं। आप देखेंगे वो पूछा जाता है ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3, नॉन, इस तरीके से। इस क्लास में हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स कि आपके पास जो भी नॉलेज थी उसे बेस पर आप एग्ज़ाम में बैठ रहे थे और आप जितने भी मार्क्स ला सकते थे, उसमें 20 टू 25% मार्क्स की बढ़ोतरी हो जाए। ऐसे कुछ स्किल्स हम सीखें। आप ऑप्शंस के बीच कन्फ्यूज़्ड रहते हैं कि ये होगा या ये होगा, ये इस तरह की कोई कन्फ्यूज़न बनी ना रहे। आप 100% कॉन्फिडेंस के साथ सही आंसर को टिक कर सकें, ये। और साथ ही जो सबसे इम्पोर्टेंट स्किल हम सीखेंगे वो ये कि बिना नॉलेज के आप क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, और वो भी उतने क्वेश्चंस को जो कट ऑफ से कहीं ज़्यादा ऊपर होगा, कट ऑफ की सीमा को पार कर जाएगा। अभी तक हम सिंगल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस पर बातें करते रहे हैं, जिसे सबसे ज़्यादा टफ माना जाता है, क्योंकि उसमें आपको डायरेक्ट आंसर तक पहुंचना होता है, कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। आप कुछ अंदाज भी नहीं लगा सकते, डायरेक्ट आपको वहां पहुंचना होता है। और आपने देखा होगा कि हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं, करीब 25 क्वेश्चन के आसपास थे, सारे के सारे लगता था कि हाँ, नॉलेज के बिना सॉल्व नहीं हो सकते, लेकिन हमने बिना नॉलेज के एक अलग सोच के आधार पर सॉल्व किए, अलग तरीके से हम आंसर तक पहुँचे। अब हम डबल स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस को करेंगे, फिर ट्रिपल और फोर एंड मोर। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। पिछला जो प्रीलिम्स हुआ था उसका सेट डी मेरे पास है और इसका ये पहला ही क्वेश्चन है जो इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ है। आइए देखते हैं कि एक ऐसा क्वेश्चन जिसको पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि बिना नॉलेज के इसको सॉल्व नहीं कर सकते, बिना नॉलेज के एक अलग सोच से उसको कैसे सॉल्व करेंगे, जिसे मैं पावर ऑफ प्रैक्टिकल थिंकिंग कहता हूँ। क्वेश्चन क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू इंडिया। इंडिया से रिलेटेड दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है इज आर करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट 2006, एमएसएमई आपके टॉपिक सिलेबस में है। The medium enterprises are those with investments in plant and machinery between 15 crore and 25 crore की ये जो एक्ट है, MSMED एक्ट 2006, इसके अनुसार जो मीडियम इंटरप्राइजेज हैं वो हैं जिनकी प्लांट एंड मशीनरी में जो इन्वेस्टमेंट होती है वो 15 से 25 करोड़ के बीच होती है। अब आपको लगेगा ये तो पता होना चाहिए इस एक्ट के बारे में, उसमें क्या दिया गया है, तब हम सॉल्व कर पाएंगे। आइए दूसरे तरीके से देखते हैं। क्या आप इसको ट्राई कर सकते हैं कि किसी और तरीके से आप सही आंसर तक पहुंच सकें कि ये स्टेटमेंट सही है या नहीं। आप पॉज करके चाहें तो सोच सकते हैं अलग तरीके से। आइए हम बातें करते हैं। हम जनरल तरीके से सोचेंगे। यूपीएससी हमेशा अंडरस्टैंडिंग की बात करता है। अब देखिए यहाँ क्या है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इसकी बात की जा रही है। तो ये चीज़ें क्या होती है, एक हाई होता है, एक मीडियम होता है, एक स्मॉल होता है, एक माइक्रो होता है। जनरल लेवल पे हम बात करें, अगर मैं ऐसे ही आपसे पूछूं कि जो हाई लेवल वाले इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे, जो हाई लेवल के लोग होंगे, वो कितना इन्वेस्ट करते होंगे अपने कंपनी में। फॉर एग्जांपल टाटा अंबानी की बात कर लेते हैं, तो उनके पास कितने पैसे होंगे और कितना वो इन्वेस्ट करते होंगे। आप खुद सोचिए।
उनके लिए हज़ारों करोड़ कोई मायने नहीं रखता। बहुत मतलब वो जब भी डील करेंगे तो हज़ारों करोड़ में, 500 करोड़ के आस-पास तो वो दान दक्षिणा दे देते हैं। कोरोना में भी दिया था टाटा ने। तो आप सोचिए, चलिए वो तो हाय कि मान लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं 1000 करोड़ मान लेते हैं उनकी इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में एक बार, जबकि इससे कई ज़्यादा होंगी फिर भी। अब उसके जस्ट नीचे होता है मीडियम, एक तो हाई हो गया मीडियम। तो आप बताइए कि मीडियम की क्या होनी चाहिए? अगर हाई है 1000 करोड़, यहाँ मीडियम रखते हैं, यहाँ स्मॉल रखते हैं, यहाँ माइक्रो रखते हैं, तो मीडियम की क्या होनी चाहिए? आप अंदाज़ लगाइए। क्या मीडियम को हम 1000 से सीधा 15 से 25 करोड़ ले आएँ? तो फिर स्मॉल का क्या और माइक्रो का क्या? तो अगर आप इस आधार पर सोचेंगे तो ये प्रैक्टिकल लाइफ़ की बातें हैं, लेकिन यही काम आती हैं। आपको जब आप सिविल सर्वेंट बनेंगे तो इसी प्रैक्टिकल लाइफ़ में काम करना है, कैसे सोचेंगे आप? तो आप देखेंगे कि मीडियम इतना कम तो नहीं हो सकता। कम से कम इसका आधा ना सही, लेकिन आधे के आस-पास तो होना चाहिए। कम से कम उतना तो होना चाहिए, आधे के ऊपर ही होना चाहिए, आधे के आस-पास तो होना चाहिए, तो कुछ भी नहीं है। उस आधार पर देखेंगे तो ये आपको ठीक नहीं लगेगा, ये प्रैक्टिकल नहीं लग रहा। इसको उस बेस पर छाँट लेते हैं, ये तो ठीक नहीं। ऑल बैंक लोन्स टू द माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ क्वालिफाई अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर, कि इन तीनों को जितने भी लोन दिए जाते हैं, वो सब के सब प्रायोरिटी सेक्टर में आते हैं। अब प्रायोरिटी सेक्टर क्या है? इस शब्द से ही आप समझ जाएँगे प्रायोरिटी, कि बैंक जब भी लोन देगी, सबसे पहले इनको देगी। और दूसरी बात, यहाँ पे कह रहा है कि सारे के सारे बैंक लोन जो हैं, जो इनको दिए जाते हैं, वो प्रायोरिटी सेक्टर में आते हैं। अब मान लीजिए प्रायोरिटी सेक्टर में आप ही सोचिए कि किसको रखा जाता है, किस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर मैं आपसे पूछूँ 4 लोग हैं और कोई एक हाई लेवल का है, कोई मीडियम का है, कोई स्मॉल का है, माइक्रो का है, तो आप प्रायोरिटी में किसको रखेंगे, आप ये बताइए? क्या तीनों के तीनों को आप प्रायोरिटी में रख देंगे? और आप सोचिए अगर इन तीनों को प्रायोरिटी में रख दिया, बैंक सबसे पहले इसी को लोन दे रही है, तो फिर सोचिए प्रायोरिटी सेक्टर में अगर रखा जाता है तो उनको तो ज़रूरत है, आप ज़्यादा इंटरेस्ट भी चार्ज नहीं कर सकते। तो आप सोचिए बैंकों का कितना नुकसान हो जाएगा। अक्सर आप सुनते होंगे किसान वगैरह लोन ले लेते हैं, या छोटे लोग लोन ले लेते हैं और इंतज़ार करते हैं कि कब लोन सरकार माफ़ करेगी, और कई नहीं चुका पाते, बैंक फेल हो जाते हैं। तो अगर बैंक ऐसा करेगी तो उसको हमेशा टेंशन बना रहेगा मेरा पैसा लौटेगा या नहीं लौटेगा, और फेल होने के चांसेस बढ़ जाएँगे। तो बैंक इतने रिस्क पर काम नहीं कर सकती। अगर इतने रिस्क पर काम करेगी, तो सोचिए कि फिर काम कर सकेगी? रिस्क एक लिमिट में ली जाती है। अगर इसमें से किसी को रखा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा इस माइक्रो को रखा जा सकता है कि हाँ, इनको जो लोन दिए जाएँगे उसको प्रायोरिटी में रखिए। लेकिन एक और बात, जब इस तरह का वर्ड्स आए कि सारे के सारे बैंक लोन को प्रायोरिटी में रखा जाए, तो फिर आपको यहाँ पर सतर्क होना चाहिए। अब सोचिए कि सरकार या फिर कोई भी किसको प्रायोरिटी देगी? कि कोई ऐसा है जो समाज कल्याण से रिलेटेड काम है। अगर यही लोग कमर्शियल एक्टिविटी के लिए लोन माँगते हैं, तो आप कहिए क्या उसको प्रायोरिटी में रखा जाएगा? आप तो कमर्शियल काम करने जा रहे हैं, उससे बहुत पैसा कमाएँगे और हमसे आप प्रायोरिटी ले रहे हैं। तो ये तो प्रैक्टिकल बात नहीं हुई। उस दोनों आधार पर जब आप देखेंगे, तो ये भी आपको ठीक नहीं लगेगा, समझ के आधार पर। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि बड़े आसानी से आप छाँट लेंगे। और पूछा जा रहा है कौन-सा करेक्ट है, तो ना तो पहला नीदर वन नॉर टू, दोनों में से कोई करेक्ट नहीं है। इकोनॉमी के क्वेश्चन जब भी यूपीएससी पूछता है, तो वो समझ के आधार पर ज़्यादा होती है। 15 क्वेश्चन पूछेगा तो 12 कम से कम ऐसे होंगे, जो एप्लीकेशन बेस्ड होंगे, जिसमें एक अलग सोच की आपको ज़रूरत पड़ेगी, प्रैक्टिकली आप सोच सकते हैं। रट्टा मारने में यूपीएससी ना मारने में, मरवाने में कोई यूपीएससी जो है, उसमें यूपीएससी का कोई योगदान नहीं है। यूपीएससी कहता ही नहीं है कि आप रट्टा मारिए, वो उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। तो आप जो है, ये रट्टा मारने के कॉन्सेप्ट को कम से कम रखें, समझ के आधार पर सॉल्व करने की ज़्यादा ट्राई करें। तो फ्रेंड्स, आज यहीं रुकते हैं, फिर मिलेंगे।
तब तक आप अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। नमस्ते जी।